नारायण हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के द्वारा संचालित 30 दिवसीय ज्योतिष कक्षा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 12वें दिन की कक्षा भी पढ़ चुके हैं और आज 13वें दिन की कक्षा पढ़ने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि कल जो भाव कारक आप लोगों को बताया गया था उसे आप लोगों ने जरूर याद कर लिया होगा और दृष्टांत के संबंध में जो सूत्र बताए थे उनको पढ़ा होगा और उनका अभ्यास किया होगा। यदि वो सब चीज़ें नहीं की गई हैं तो आगे की कक्षाओं में समस्याएं उत्पन्न होंगी। गत कक्षाओं में जो भी बताया गया है, पढ़ाया गया है, उन सबका अभ्यास करते रहिए। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी एंड होरोस्कोप नाम की मोबाइल एप्लीकेशन पर अथवा लैपटॉप पर अगर बना रहे हो तो पारासर लाइट सॉफ्टवेयर पर अपनी जन्म कुंडली बना लीजिए। हाथ से बनाना जानते हो तो हाथ से बना लीजिए। और आगे हम लोग जो भी अभ्यास करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उसको अपनी कुंडली पर स्वयं मत मिलाइए, किसी अन्य व्यक्ति की कुंडली पर मिलाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अपने प्रति व्यक्ति का चिंतन थोड़ा दूसरे प्रकार का होता है, व्यक्ति न्यूट्रल नहीं रह पाता है और ज्योतिषी को न्यूट्रल रहना चाहिए। इसलिए डॉक्टरों को भी अपने परिवार के सदस्यों का ऑपरेशन इत्यादि करने के लिए इजाज़त नहीं मिलती। अपना ही बच्चा एग्जाम दे रहा हो तो एग्जाम ड्यूटी नहीं मिलती। इसलिए अपनी कुंडली भी स्वयं लेकर के विश्लेषण करने के लिए पूर्वाचार्य लोग मना करते हैं। तो अपने परिवार के, अपने रिलेटिव अथवा किसी इष्ट मित्र की कुंडली साथ में रखिए और इन सभी योगों को, नियमों को जिनको आप पढ़ रहे हैं वहाँ घटाते जाइए। कम से कम 5 कुंडली लेकर यदि आप लोग चलेंगे तो बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। नहीं तो न्यूनतम 1 तो अपने पास रखना ही है, उससे अभ्यास करना है। जैसे कल दृष्टांत का सब करके आना चाहिए। आज बहुत कुछ पढ़ना है हम लोगों को, नवांश कुंडली पढ़नी है, पूरा सूत्र घटाना है। तो बिना कुंडली के सूत्र घटेगा कैसे? सूत्र घटाने के लिए तो साथ में कुंडली चाहिए। और आज की कक्षा इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी महत्वपूर्ण बातें आप लोग फलादेश करके बता सकते हैं। ये आज की कक्षा से फलादेश करना हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। और सबसे पहले तो लोग लग्न कुंडली देखना सिखाते हैं, मैं सबसे पहले नवांश कुंडली देखना सिखाता हूँ। मेरा थोड़ा काम करने का स्टाइल अलग है, पढ़ाने का स्टाइल अलग है। जिससे लोग भागते हैं उसको पहले पकड़ाता हूँ। वो भाव स्पष्ट से लोग भागते हैं, उसको पहले डाल दिया, उसको पहले पढ़ो, उसके बिना काम नहीं चलना है। नवांश कुंडली कोई देखता नहीं है, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली देख के फलादेश करते हैं। मैं पहले नवांश सिखाता हूँ, लग्न कुंडली बाद में देखेंगे। तो अपनी वही शैली है कि जो कठिन चीज़ है पहले उसको पकड़ाइए, आसान चीज़ तो बच्चा सीख ही जाएगा। पहले कठिनाई वाले रास्ते दिखा दो, पहले परेशानी वाला रास्ता दिखा दो, पहले कांटों से बचना, कांटों से उलझना और सुलझना दोनों सिखा दो, बाकी फूल तो आपके ही हैं। तो ये अपनी शैली है। तो इसलिए मैं लग्न कुंडली से पहले नवांश कुंडली देखना सिखला रहा हूँ और आज नवांश कुंडली पर ही सारी बातें, सारी चर्चाएँ होंगी। कई सारे लोग बोलते हैं वर्ग कुंडली पर क्लासेस कीजिए, वर्ग कुंडली पर करिए। पहले लग्न कुंडली और नवांश कुंडली पर ठीक से प्रैक्टिस करने, फिर वर्ग कुंडली बताएं। और ज्योतिष में बहुत सारी रहस्य वाली बातें हैं, बहुत सारी गूढ़ बातें हैं। हर ज्ञान ऐसे हर जगह पर प्रसारित नहीं कर सकते हैं। जिनमें योग्यता, पात्रता लगती है उनको बताते हैं। इतनी सामान्य जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, उतना ही लोगों के सामने मैं उजागर करता हूँ। कोई भी बात कहीं से भी उठा करके कहीं भी प्रसारित नहीं करता हूँ। जितना बात पहले भी सामान्य लोग जानते थे और जितना सामान्य लोगों को जानना चाहिए उतनी ही बातें प्रसारित कर रहा हूँ। ज्योतिष तो गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है और बहुत सारे गूढ़ रहस्य हैं, पर उनको ऐसे कहीं भी सोशल मीडिया पे आकर के प्रचारित करना ऐसा मेरा उद्देश्य या लक्ष्य नहीं है। ज्योतिष शास्त्र का वास्तविक स्वरूप कैसा है उसको लोग जाने। मुंह उठा करके चैलेंज करते फिरते हैं, तो कुछ भी चैलेंज करने से पहले थोड़ा कुछ पढ़ लें, उसके बाद करें। ये सब दृष्टिकोण से सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञानवर्धन के लिए, ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत की रक्षा के लिए जो सामान्य बातें हैं वो आप लोगों के सामने मैं उजागर कर रहा हूँ। उसमें से आज 16 वर्ग पढ़ेंगे और अन्य भी जो वर्ग हैं, 10 वर्ग, षड्वर्ग, सप्तवर्ग, उन सबको पढ़ेंगे। उनका कैसे सामान्य रूप से कैसे प्रयोग कर सकते हैं वो सब देखेंगे और नवांश कुंडली को विशेष रूप से देखना आज सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब जन्म कुंडली तो देखना है और देखने की 2 बातें हो सकती हैं कि हम बहुत मोटा मोटा देख रहे हैं, बहुत स्थूलता से, और एक है कि बहुत स्थूलता से नहीं, बहुत सूक्ष्मता से देख रहे हैं। केसेस कई प्रकार के हो सकते हैं, केसेस कई प्रकार के हो सकते हैं। हर जन्म कुंडली किसी पजल से कम नहीं है। जैसे बहुत सारा वो होता है ना, धागे बहुत सारे वो मिले हुए हैं, उसको सुलझाते रहिए। सिलाई वाला धागा होता है
उसको खोल करके 2-3 धागों को खोल के छोड़ दीजिए, पूरा उलझ जाता है। वैसे हर कुंडली उलझी हुई ही होती है, और युक्तिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक शास्त्रों की जो पगडंडियां हैं उनको पकड़ करके सुलझाया जाता है। मनमाने तरीके से जिनको नहीं होगा वो क्या करेंगे, इधर से काट दिए, उधर से काट दिए, उधर से जला दिए, ये सब सिस्टम शास्त्रों में नहीं चलता है। कहीं का रोड़ा वाला सिस्टम शास्त्रों में नहीं चलता है, वो शास्त्रों की नीति रीति नहीं है। और अन्य जो भी लोग इधर उधर की चीज़ें ज्योतिष में डाल देते हैं वह भी अच्छा नहीं है। कोई वाम मार्गी तंत्र को उठा के डाल देता है, कोई इधर उधर के तंत्र उठा करके डाल देते हैं, ये सब कहीं भी ज्योतिष का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ज्योतिष और तंत्र विद्या दोनों ही अलग अलग है। बहुत बार लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि वशीकरण करा दीजिए, उच्चाटन करा दीजिए, वो तो तांत्रिकों का काम है, ज्योतिषी का काम नहीं है। ज्योतिष से संबंधित कोई बात है तो बताइए, तो ज्योतिषी लोग ही करता है। अब ये सब बुद्धि उनके दिमाग में कहाँ से बैठ गई, तो भगवान ही मालिक है। ज्योतिषी लोग ये सब कब से करने लगे, कहाँ से बैठा है? ट्रेन में जाएंगे तो लिखा रहेगा फलाना ज्योतिषी, और नीचे बड़े बड़े चीज़ें लिखी रहेंगी, वशीकरण कराइए, उच्चारण कराइए, वही सब पढ़ के, एडवर्टाइजमेंट पढ़ करके। ज्योतिष एक पवित्र विद्या है, उसका कार्य अलग है, उसका उद्देश्य अलग है, उसकी कार्यशैली अलग है। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से और ज्योतिष की शैली में कैसे कार्य करना है वो हम लोगों को सीखना है। अन्य शैलियों का मिश्रण करेंगे तो वो ज्योतिष तो नहीं रह जाएगा, फिर कुछ दूसरी चीज़ बन जाएगी। मैं जब फिजिक्स पढ़ता था, फिजिक्स यूनिवर्सिटी में मैं था फर्स्ट ईयर में, उस समय हमारे एक सर थे भोला सर, बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते थे, उनको फिजिक्स का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर था। मैं बहुत दूर से उनके पास पढ़ने के लिए आता था, साइकिल चला करके जाता था उनके पास प्रतिदिन पढ़ने के लिए, और सप्ताह में 4-5 दिन क्लासेस चलती थी, 4 दिन, कभी कभी 3 दिन, इस प्रकार से। तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। उस समय उन्होंने बताया कि चावल बनाने का तरीका क्या है, चूल्हा जलाइए, उसके ऊपर पात्र रखिए मिट्टी का, फिर उसमें कितना चावल है, कितना पानी है, उसकी मात्रा रखिए। कुछ चावल की वैरायटी अलग होती है तो उनको 10-15 मिनट पानी में फुलाना भी पड़ता है, उसके बाद पकाना पड़ता है। कुछ को आप डायरेक्ट भी पका सकते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए कि आप किस प्रकार का चावल बनाने वाले हैं। उसके बाद उसको रखिए, फिर उसके ऊपर मिट्टी लगा करके या आटा लगा करके उसको बंद किया जाता है। उसके बाद मध्यम आंच में सभी चावल के अनुपात से कि भाई कौन सा चावल है और कितने देर में पकता है, उसकी जानकारी के बाद उस तरीके से उसको पकाया जाता है। ये उसके पकाने का सिस्टम है। उसके बाद जब उसको टाइम पूरा हो जाता है तब वो आटा मिट्टी जो भी है उसको हटा देते हैं, फिर उसका पानी जो भी है उसको निकाल देते हैं, फिर सूखा चावल भी 10-15 मिनट छोड़ देते हैं। उसके बाद उसको भोजन के लिए परोसा जाता है। ये चावल बनाने की सही विधि है। इस प्रकार से जो बनेगा उसको ही हम कह सकते हैं कि भात तैयार है। अब कोई कुकर में डाल दिया, गैस में चढ़ा दिया, दिख तो रहा है चावल, दिख तो रहा है भात, और भात नहीं है, चावल नहीं। उसकी बनाने का जो सिस्टम है उसी पद्धति से यदि बनाया गया है तभी वो अपने वास्तविक स्वरूप में है, तभी आप उसको भात कह सकते हैं, तभी आप उसको चावल कह सकते हैं, अन्यथा नहीं कह सकते हैं। वो उसका बिगड़ा हुआ रूप है, हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, कोई खराब गाड़ी पड़ी होगी, गाड़ी तो है पर कौन उसको देख करके प्रसन्न होता है और गाड़ी कहता है, छोड़ देता है, इग्नोर कर देता है। वही जो खराब पड़ी है उसी के बगल में कुछ चमचमाती खड़ी हो, कोई बगल से गुजरेगा कहेगा कार है, कहेगा ना, तो उसका विकृत स्वरूप है और वो स्वरूप हानिकारक है। जब तक वो अपने वास्तविक स्वरूप में न रहे तब तक हम कैसे ये कह लें कि ये वही चीज़ है। इसी प्रकार आयुर्वेद में थोड़ी सी भी गलतियां हुई तो मामला गड़बड़ हो जाता है। बनाने का जो भी सिस्टम है वैसा ही होना चाहिए। इसी प्रकार से सभी जगहों पर है, चाहे व्याकरण शास्त्र पढ़ा जाए, न्याय शास्त्र पढ़ा जाए, ज्योतिष शास्त्र पढ़ा जाए। भारत में एक सिस्टमैटिक परंपरा है पढ़ने की, भारत में एक सिस्टमैटिक परंपरा है फलादेश करने की, भारत में से एक सिस्टमैटिक परंपरा है रोगों के परीक्षण की। आजकल की जो परंपराएं हैं वो बहुत रद्दी हैं, बहुत घटिया हैं, बहुत बेकार है, किसी काम की नहीं, आम जन के लिए कहीं से भी उपयोगी नहीं है। मतलब आपके पास धन नहीं है तो आप इलाज नहीं करा सकते हैं, ये कौन सी पद्धति है भाई? धन का तो कोई संबंध ही नहीं था। भारतवर्ष में जो रक्षा का सिस्टम था, भारतवर्ष में जो चिकित्सा का सिस्टम था, भारतवर्ष में जो विद्या ज्ञान प्राप्ति का सिस्टम था, उसमें दूर दूर तक धन से कोई संबंध नहीं था। वैद्य का काम था चिकित्सा करना, फीस लेना उसका काम नहीं था। उसके पास कोई आया तो उसका धर्म है कि मैं वैद्य हूं, मैं वैद्य की विद्या जानता हूं, मेरा काम है चिकित्सा करना, बस। और आज भी जो वैद्य लोग हैं वो इसी प्रकार चिकित्सा करते हैं। आज भी जो भी ज्योतिषी लोग हैं वो इसी प्रकार सेवा करते हैं।
उसमें कहीं दूर दूर तक धन का कोई संबंध नहीं होता है। यही भारत की परंपरा रही है, यही भारत का सिस्टम रहा है। अब मरीज ठीक हो गया तो अपनी कृतज्ञता के लिए जब उसको फसल अच्छा होता था तो अपने फसल में से, अपने कमाई में से कुछ हिस्सा वैद्य जी को देता था ताकि वैद्य का भी जीवन चले, कुछ हिस्सा ज्योतिषी को भी देता था ताकि उसका भी जीवन चले। ये उसकी कृतज्ञता होती थी। ये मांगने नहीं जाते थे घर घर में कि भाई तुम हमारे पास इलाज कराने आए थे, निकालो। ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। खुद ही याद करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए लोग जाते थे। आपत्ति विपत्ति में कोई हमारे साथ खड़ा है तो खड़े रहते थे। यही भारत की परंपरा है। गुरुकुल परंपरा में छात्र बस योग्य होना चाहिए, पढ़ने का सही उम्र होना चाहिए, उसमें योग्यता होनी चाहिए, उसको एडमिशन मिलेगा, वो पढ़ेगा। उसमें दूर दूर तक ना तो किताबों का कोई झंझट था, ना बैग का कोई झंझट था, ना हमारे स्कूल से ड्रेस सिलवाना पड़ेगा इसका कोई झंझट था, ना 2 करोड़ फीस देनी पड़ेगी उसका कोई झंझट था। ये सब झंझट थे ही नहीं। और बहुत उच्च स्तर के विद्यार्थी पढ़ करके निकलते थे, बहुत उच्च स्तर के। नागार्जुन को देखिए 12 वर्ष की उम्र में कितने उच्च कोटि के रसायन शास्त्र के वेत्ता बने। 12 वर्ष की उम्र में तो आजकल मतलब लोग घूमते रहते, सही से कपड़ा नहीं पहनना आता है, अपना कुछ काम नहीं कर सकते सही से। 12-13 वर्ष हो गया फिर भी उन्हें नहलाने के लिए मम्मी चाहिए, मम्मी नहला दो। ऐसा तो जमाना चल रहा है, ऐसी तो बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं। ऐसी परंपरा भारत की नहीं है। और जिस शास्त्र को आप पढ़ रहे हैं वह शास्त्र जिस परंपरा से आया है उसी परंपरा का आश्रय लेकर के उसका विकास, उसका वर्धन, उसका अध्ययन सब करना चाहिए। तो इसलिए फल चिंतन का भी एक सिस्टमैटिक क्रम है, उसी पर हम लोग चिंतन करते हैं, उसी पर बात करते हैं। बिना सिस्टम के कोई कुछ करेगा तो कुछ भी बकवास करेगा, तो यहाँ पर बात नहीं बनेगी। अभी यहाँ पर जो सेमिनार हुआ था ज्योतिष का, उसमें आप देखे होंगे उदाहरण कुंडली आई थी। मूक योग का किसी ने व्याख्यान किया था, उसमें उदाहरण कुंडली डाला, उसमें कहा कि इसमें मूक योग बन रहा है। एक अतिथि आए थे, उन्होंने कहा कि मूक योग कहाँ बन रहा, तो भंग हो गया। अष्टम भाव पर बृहस्पति, उसकी दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ी, वो भंग हो गया। कहाँ बन रहा है? ये असली कुंडली नहीं है, ये असली कुंडली नहीं है। पूछा गया तो असली कुंडली नहीं थी, मनोकल्पित थी। मनोकल्पित क्यों लेकर के आए? असली ला करके दिखाइए, ऐसा होता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ज्योतिष शास्त्र में विरुद्ध नियम घटेंगे ही। अब वहां पर दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि लोग ऐसे देखेंगे, उनको पूरा सिद्धांत मालूम नहीं है, नीच है ग्रह बोल करके पूरी बात कर देंगे, नीच भंग का सिस्टम मालूम नहीं। कोई भी योग है, महापुरुष योग बोल करके फलादेश कर देंगे, महापुरुष योग फेल हो गया, उसका सिस्टम मालूम नहीं, तो वहां पर दिक्कत होती है। सिद्धातिथि में जन्म होने पर व्यक्ति को अनायास ही जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। अब कोई सिद्धातिथि देख करके प्रसन्न हो गया, मैंने भी कई बार बोला इस बात को, प्रसन्न हो गए, उनकी पत्नी का सिद्धातिथि में जन्म था, पर जितना भी फलादेश बताया वह कोई नहीं घट रहा है। सिद्धातिथि में जन्म है और फलादेश नहीं घटित हो रहा है तो कुछ तो लोचा होगा। तो मैं पूछा भाई किस महीने में जन्म है, किस तिथि में जन्म है? उसके बाद मुहूर्त चिंतामणि में ढूंढा, तो मुहूर्त चिंतामणि में बताया है किस महीने में कौन सी तिथि निष्फल होती। और जब निष्फल तिथि में जन्म हो गया तो क्या सिद्धा? निष्फल सिद्धा भी कहीं फलीभूत होती है क्या? तो रिटायर्ड प्रिंसिपल क्या करेगा? हाँ, भूतपूर्व प्रधानमंत्री क्या करेंगे? आ रही बात समझ में? जो निष्फल है, पावर ही नहीं है, शून्य फल देने वाला है, वो क्या करेगा? तो इस प्रकार से कहीं भी इस प्रकार का कोई विरोधाभासी चीजें दिखाई पड़ती हों तो उसको शास्त्र में ढूंढना चाहिए, वो प्राप्त होगा, मिलेगा। और एक सही तरीके से देखना आना चाहिए। सिस्टम ही पता नहीं है, वो बताया वो भाव स्पष्ट वाला, किसी भाव को देखे फलादेश के पता चला ग्रह वहाँ है ही नहीं, आपकी सारी बात झूठी निकल गई। फिर आपके मन में भी अविश्वास होगा, सामने वाले के मन में भी अविश्वास होगा। एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि भारत में ज्योतिष का कार्य करने वाले जितने भी लोग हैं 90% से ज़्यादा लोगों को स्वयं ही ज्योतिष पर विश्वास नहीं, स्वयं ही अपने जीवन में ज्योतिष शास्त्र का अनुगमन नहीं करते। ऐसे ज्योतिष शास्त्र में काम करने वाले लोग भरे पड़े हैं। ये मार्केट की कड़वी सच्चाई है। वो सब डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर है, वो सब मार्केट वाले हैं, उनको मार्केट से बाहर टाइम नहीं है। उनके पास कोई विद्यार्थी पहुंच गया तो उनको विद्यार्थी को बताने के लिए फुर्सत नहीं। मेरे संबंध में कोई इस तरह की बातें नहीं बोल सकता है, अगर मन में कोई दुराग्रह नहीं है तो। मेरे गुरु जी के संबंध में नहीं बोल सकता है। उनके पास कभी भी कोई आता था तो बिना बताए, बिना पढ़ाए नहीं भेजते थे। हम भी उसी प्रकार से पढ़े हैं, तो हम भी उसी प्रकार का आश्रय लेते हैं, हम भी उसी का पालन करते हैं। अन्य भी जिन जिन गुरुजनों से मैंने पढ़ा है उनके जीवन में मैंने यही आचरण देखा है। कभी भी हो
मना नहीं कर सकते हैं। हम लोग के डायरेक्टर सबको देख लीजिए, व्यस्त भी रहेंगे, समझ गए विद्यार्थी है, नंबर रख लेते हैं, बाद में फ़ोन करके बुलाते हैं। एक बार मैं लीलावती किसी प्रश्न में अटका गया, पूछने के लिए पंचांग का कार्य कर रहे हैं, तो बोले बाद में बताऊँगा। बाद में मेरे हॉस्टल पहुँच गए, मेरा दिमाग खराब हो गया, किधर है रूम उसका, आके वहीं बैठे, मैं मेरे को तो गुरु जी आए तो किधर बैठाऊँ, किधर क्या करूँ, वो हो गया। वही जमीन में चटाई बिछा के बैठ के सारा गणित बता करके उसके बाद लंच में आए थे, उसके बाद गए। जो गुरु परंपरा से पढ़े हैं उनके अंदर ये गुण दिखेगा। तो ये सब गुण अपने अंदर होना चाहिए। कोई भी चीज करना है तो उसके एक सही, अब एक सामान्य गणित भी करते हैं तो बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हैं कि नहीं? इतना बड़ा फलादेश का शास्त्र करेंगे, कोई रूल फॉलो नहीं होगा, ऐसा तो कुछ नियम नहीं है। तो जब सही तरीके से करेंगे तो कहीं भी भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। ये सब माहौल क्यों बना रहा हूँ? टाइम पास करने के लिए नहीं, एक सिस्टम बताने के लिए। सिस्टम क्या है कि जब भी कोई सामान्य कुंडली आती है तो हम लोग कम से कम क्या क्या देखना चाहिए, कल इससे पहले बता चुका हूँ। हमारे पास होना चाहिए लग्न कुंडली, हमारे पास होना चाहिए ग्रह स्पष्ट, हमारे पास होना चाहिए भाव स्पष्ट, हमारे पास होना चाहिए नवांश कुंडली, और हमारे पास होना चाहिए चंद्र कुंडली। ये तो बना लीजिए, नहीं भी बनाएंगे तो वहां से बैठा लीजिए, मैं तो लग्न कुंडली से दिमाग में सेट कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास होना चाहिए भाव चलित कुंडली, इसके बाद हमारे पास होना चाहिए दशा। इतनी चीजें होनी चाहिए, न्यूनतम इतनी चीजें होनी चाहिए। इनके बिना तो बात ही नहीं करना चाहिए, शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन होता है। न्यूनतम इतनी चीजें होनी चाहिए, कम से कम इतनी चीजें नहीं हैं तो हम क्या कुंडली देखेंगे। एक बार मैं बहुत बड़े अधिकारी के यहाँ किसी कार्य से गया था, बहुत अच्छे विद्वान हैं वो भी, किसी कार्य से गया था तो वो मिले, देखे इधर क्या विषय पढ़ता है सब, बोले कि ज्योतिष पढ़ते हो? मैं कहा जी। कब से पढ़ रहे हो? बोला कि गुरु पढ़ रहा हूँ 2009 से, हो गए 12-13 साल। अच्छा पढ़े हो? मैं कहा कि अपने को तो सब अच्छा ही बोलते हैं, मैं इसे कैसे कहूँ कि मैं अच्छा पढ़ा हूँ खराब पढ़ा हूँ? अपने जानते अच्छा ही पढ़ा हूँ। तुरंत वो लग्न कुंडली खींच के बोले बताओ इसको देख कर। मैं कहा कि इतने से मेरा क्या होगा, हमको तो कम से कम ग्रह स्पष्ट हो दशा दीजिए, ग्रह स्पष्ट दीजिए, मैं दशा कर लूंगा खुद। चल पड़ा तो कम से कम ग्रह स्पष्ट तो दीजिए। तो कहीं कि जब इतने सालों से पढ़े हो और सब कुछ चाहिए तो फिर क्या पढ़े हो? तो वहां पर समस्या होगी, क्योंकि जो पढ़ा नहीं होगा उसको तो आगे देखना ही नहीं आएगा। मैं पढ़ा हूं इसलिए तो सब मांग रहा हूं, उसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी। चलिए वो सब वो किए, तो मैं फिर भगवान को स्मरण करके कि हमारी वाणी का आप लाद रखिएगा, अपने गुरुदेव को याद करके जो जो उनको बोलना था उसको मैं बोला। संयोग ऐसा था, उसको संयोग ही मैं कर सकता हूँ, उसको मैं भगवान की कृपा ही बोल सकता हूँ। जो भी मैंने कहा उससे बहुत प्रभावित हुए, वो सिर्फ संयोग और भगवान की कृपा कर सकता हूँ, पर वो हमेशा नहीं हो सकता है। ये चाहिए, इनके बिना हमको कुंडली नहीं देखना है। सामान्य से सामान्य प्रश्न के लिए भी इन सब में निगाह डालनी है कम से कम, उसके बाद बात करनी है। संयोग से काम नहीं चलता है, प्रयोग से काम चलता है। संयोग तो जीवन में एक बार 2 बार 10 बार घटित हो जाएगा, बार बार तो घटित नहीं होगा ना। हाँ, कभी दुर्घटना से एक आध बार बच गए तो गाड़ी तेजी चलाते रहेंगे क्या? अरे हम दुर्घटना से बच जाते हैं, हमारा बड़ा संयोग चलता है। हाँ, तो भगवान बता देंगे कैसा संयोग है। ठीक है, ये न्यूनतम चीजें। अब इससे यदि थोड़ी और वो चल रहा हो ऊपर थोड़ा सा और, तो हमको क्या देखना चाहिए? तब हमको षड्वर्ग देखना चाहिए। यदि थोड़ा दायरा और बढ़ा हुआ है, रेंज यदि और बढ़ा हुआ है, तो हमको षड्वर्ग में जाना चाहिए और षड्वर्ग देखना चाहिए। ठीक है, जीवन को थोड़ा और सूक्ष्मता से बता सकते हैं। और यदि कहीं कुछ निर्णायक देना है, 3-4 लोग मिल करके आते हैं कि हमको पार्टनरशिप करना है, तो वहाँ पर देखना है ना भाई किसकी कितनी भागीदारी है, कौन कैसा है, किसका कैसा वर्चस्व रहेगा। कोई चुनाव का आता है, भविष्यवाणी कराइए कौन जीतेगा। कोई छात्रों का पूछ सकता है, इतने छात्रों को पढ़ा रहा हूँ, कौन इसमें टॉप होगा, कौन अव्वल होगा। कुछ भी चीज़ें लोग पूछ सकते हैं ना, जहाँ ग्रुप वाले चीज़ें होंगी, तो वहाँ पर हमको थोड़ा और उसको सूक्ष्म करना पड़ेगा, तो हम षड्वर्ग में जाएंगे।
यदि जरूरत पड़ेगी तो सप्तवर्ग में जाएंगे, षड्वर्ग के ऊपर सप्तवर्ग है। थोड़ा और रेंज बढ़ाना है, थोड़ी और सूक्ष्मता से देखनी है तो हम 10 वर्ग में जाएंगे। थोड़ा सा और देखना है, किसी समस्या को बार बार समाधान कर रहे हैं, समाधान ही नहीं हो रहा है, कारण जो है क्लियर नहीं हो रहा है, 10 वर्ग तक क्लियर नहीं हुआ है, तब षोडश वर्ग में भी जाएंगे। वहाँ पर तो सारा मामला पानी की तरह साफ हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हर कुंडली में षोडश वर्ग कोई नहीं देखता है और देखने की जरूरत भी नहीं। हर बीमारी में सारा जांच कोई कराने की आवश्यकता है क्या? हर बीमारी में आजकल के डॉक्टरों की तरह कोई भी बीमारी लेके पहुंचे, बुखार है 95 को जांच नहीं है, क्या मतलब है? हर बीमारी में सारा जांच कराने की क्या आवश्यकता है? बुखार हो गया, ठीक है, हमारे पास इतनी दवाएं हैं, एक टैबलेट सब खा लो, ये कोई इलाज हुआ? षोडश वर्ग सभी कुंडलियों में, सभी प्रश्नों में कोई नहीं देखता और देखने की जरूरत भी नहीं। न्यूनतम जो है वो देखिए, यदि उतने से काम न बने, उतने से संतुष्टि न हो, तब थोड़ा अगला स्टेप बढ़ाइए, षड्वर्ग तक जाइए। उससे भी संतुष्टि ना हो, उससे भी बात न बने कदाचित, तब सप्तवर्ग में जाइए। उसमें भी ज़्यादा सूक्ष्मता से देखना हो तो 10 वर्ग में जाइए, फिर षोडश वर्ग में जाइए। उसमें भी किसमें ज़्यादा वो देखना है, कोई व्यक्ति है जिसका बिजनेस कारोबार बहुत फैला हुआ है, आपका एक निर्णय कुछ भी कर सकता है, ऐसी स्थिति में षोडश वर्ग वाली ही बात करेंगे। सामान्य कोई व्यक्ति आया है, इसका सामान्य प्रश्न है, वहाँ षोडश वर्ग में जाने की क्या जरूरत है? वहाँ सामान्य नवांश तक में काम बन जाता है। तो जब बड़े बड़े निर्णय लेने होते हैं तब तो षोडश वर्ग के बिना आप नहीं ले सकते। लेते हैं तो आप 24 घंटे तलवार की धार पर हैं, कभी भी मामला गड़बड़ हो सकता है। तो षोडश वर्ग पर ही अभ्यास करना चाहिए बड़े बड़े निर्णयों के लिए। हमको कुछ वैश्विक फलादेश करना होगा, स्टॉक मार्केट की कोई बात करनी होगी, कोई बिलियनियर व्यक्ति पहुंच जाएगा फलादेश कराने के लिए, कुंडली दिखाने के लिए, तो षोडश वर्ग देख के ही उसकी बात करूँगा, बहुत ठीक प्रकार से समझ करके। ठीक है, सामान्य से कोई भी आते हैं तो नवांश कुंडली पर्याप्त है। ठीक है, इस प्रकार से एक डिवीजन दिमाग में बैठा लीजिए। सामान्य व्यक्ति भी कोई जीवन का बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा है, आर या पार, तो उस समय भी हम षोडश वर्ग देख करके ही उसको निर्णय लेंगे। ठीक है, अन्य सभी प्रश्नों के उत्तर तो नवांश कुंडली तक में मिल जाते हैं और 100% सही होते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत आपत्ति नहीं आती। कुछ कुछ विशेष परिस्थितियों में षड्वर्ग में जाना पड़ता है, कुछ कुछ विशेष परिस्थितियों में सप्तवर्ग में जाना पड़ता है। वो अभ्यास करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। गाड़ी जो चला के अभ्यासी हो चुका है उसको बताना नहीं पड़ता अभी कितना गियर में गाड़ी चलाना है, वो खुद ही समझ जाता है। और जब तक ट्रेंड नहीं हुआ है तब तक कहना पड़ता है यहाँ पर गियर चेंज करो, यहाँ पर ये लगेगा, वहाँ पर ये लगेगा, वहाँ पर ये लगेगा। जब वो अभ्यस्त हो जाता है तो उसको खुद समझ में आता है कि अभी गाड़ी कौन सा गियर मांग रही है, वो उतना गियर शिफ्ट करके आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा तो खुद समझ में आ जाएगा कि अभी हम जो बात बोल रहे हैं उसके लिए हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा। उसके बाद बहुत आसानी से बात कर सकते हैं। षोडश वर्गों की बात तो कर दी, वो षोडश वर्ग है कौन? षोडश का अर्थ होता है 16, षोडश का अर्थ होता है 16, और यही इसी को वर्ग कहते हैं। वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से बनता है ना, स्क्वायर के जैसा होता है। ये वर्ग है जिसको मैं द्वादश चक्र कहता हूँ, पूर्वाचार्य ने उसको वर्ग कहा है, वर्ग ही है, वर्गाकार होती है कुंडली। तो ये जो वर्गाकार आकृति है यह 16 प्रकार की बनती है। 16 के नाम अलग अलग हैं और उनसे अलग अलग बातों का विचार किया जाता है। सबसे पहला है लग्न कुंडली। इससे शरीर और जीवन से संबंधित लगभग सभी शुभ और अशुभ बातों का विचार किया जाता है। मुख्य रूप से शरीर का और जीवन से संबंधित लगभग सभी शुभाशुभ बातों का विचार किया जाता है। इसके बाद अगली कुंडली होती है होरा कुंडली। उसमें द्वादश भाव नहीं होते, उसमें 2 ही भाव होते हैं, क्योंकि 2 ही ग्रहों की होरा होती है, सूर्य और चंद्रमा की। उसको इस प्रकार से बनाया जाता है, ऊपर में सूर्य की होरा, नीचे में, या जैसा लग्न है उसके हिसाब से बना लेते हैं। ठीक है, लग्न के हिसाब से नहीं बनाया है तो जहाँ लग्न है वहाँ लिखना पड़ेगा आपको, लग्न ऐसे लिखना पड़ेगा। तो जैसा भी जिस शैली का आप अनुसरण करते हैं उस शैली में बनाएंगे। फिर द्रेष्टान कुंडली बनता है, वो ऐसा ही है, उसमें द्वादश चक्र होते हैं। द्रेष्टान कुंडली से भाई बहनों के सुख का विचार किया जाता है, ग्रहों के बल का विचार भी किया जाता है,
मृत्यु के कारण का विचार भी किया जाता है। दृष्टांत कुंडली से बहुत सारी बातों का विचार हम लोग करते हैं। कुंडली जो आई है वो आदमी की है कि जानवर की है कि पशु की है कि पक्षी की है, इसका विचार भी दृष्टांत कुंडली की मदद से होता है। वहाँ भी दृष्टांत कुंडली सहायता करता है। तो अगली जो कुंडली है वो दृष्टांत कुंडली है। कल बताया था एक राशि में 3 दशकांत होते हैं, 10-10 डिग्री, वो बन जाएगा। जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप देखिए, एन दबाइए। एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप सॉफ्टवेयर में एक वीडियो भी बना चुका हूँ, इसका प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, और उसकी सेटिंग कैसे ठीक करनी है उसके लिए एक वीडियो बनाया। ठीक है, उस एप्लीकेशन को खोलिए, एन होगा नीचे, कई सारे ऑप्शन होंगे, उसमें एन भी होगा। एन मतलब नवांश कुंडली खुल गया। अभी ऊपर में सबसे ऊपर में देखिए तो सारे वर्ग कुंडलियाँ, सबसे ऊपर में जहाँ नवांश कुंडली लिखा है क्लिक कीजिए, सारे वर्ग कुंडलियाँ आ जाएंगी। देशकांत कुंडली, होरा कुंडली, आगे जितना भी आने वाला है सब उसमें आपको आ जाएगा। इस सॉफ्टवेयर में होरा कुंडली बढ़िया नहीं बनता है। इस सॉफ्टवेयर में होरा कुंडली गलत है। होरा कुंडली पर भरोसा नहीं करना है, उसको आपको खुद बनाना पड़ेगा, या तो फिर पारासालाइट यूज कीजिए, उसमें ठीक बनता है। ठीक है, इसको मैंने ठीक से परीक्षण किया है सभी चीज़ों को, तो इसके बारे में मैं ठीक से बता सकता हूँ, इसलिए इसका प्रयोग करने के लिए कहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी वाले मुझे प्रचार करने के लिए पैसा देते हैं। ठीक है, तो कहाँ चल रहे थे हम लोग? चतुर्थांश कुंडली, है ना। चतुर्थांश कुंडली से भाग्य का विचार किया जाता है। इस व्यक्ति का भाग्य कैसा है, यह व्यक्ति कितना भाग्यशाली है। इसके बाद अगली कुंडली है सप्तमांश कुंडली। सप्तमांश कुंडली का विचार पुत्र और पोते पोतियों के लिए, यानी वंश और संतति, वंश परंपरा और संतति, इनके विचार के लिए सप्तमांश कुंडली देखा जाता है। सप्तमांश कुंडली देखना मैंने सिखाया भी था अपने छात्रों को, राघव बैठा है, उसको भी सिखाया है, अन्य बच्चों को भी सिखाया है कैसे सप्तमांश कुंडली से संतान का विचार करते हैं, संतान की संख्या का विचार करते हैं, पुत्र अधिक होगा कि पुत्री अधिक होगी इसका विचार करते हैं, वंश परंपरा कुल परंपरा कैसी चलेगी उसका विचार करते हैं। सप्तमांश कुंडली तो अक्सर मुझे देखना ही पड़ता है, क्योंकि आजकल संतान की समस्या बहुत हो रही है और लग्न कुंडली से मामला उतना क्लियर नहीं होता है। अभी 2-4 दिन पहले ही एक व्यक्ति आए थे विदेश से कुंडली दिखाने के लिए, उनकी उम्र हो गई होगी 55-56 ऐसे। कुंडली दिखाने के बाद वो पूछे कि पंडित जी संतान की समस्या है तो बताइए हमारे पास पुत्र है कि नहीं, मुझे मेरे पास पुत्र है कि नहीं बताइए, ऐसा उन्होंने पूछा, चाहे किस भावना से पूछा, पर लग्न कुंडली से ये बात हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। सप्तमांश कुंडली खोलते हैं उसमें मामला क्लियर हो जाता है। सप्तमांश कुंडली खोल के मैंने बता दिया कि आपकी किस्मत में पुत्र होगा तब ना पुत्र होगा, आपके पास कोई पुत्र नहीं, पुत्र का गर्भ कोई खराब भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है कि कोई पुत्र गर्भ में था खराब हो जाए, कुछ नहीं, पुत्र है ही नहीं तो कहाँ से आएगा। मैं बोल दिया आराम से, तो बहुत आश्वस्त हो गए कि मैं सही जगह पर पहुँचा हूँ। 1-2 लाइन प्रशंसा में जो बोलना था वो बोले, या आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल दिए, कैसे आपको वो है, सप्तमांश कुंडली से बोल दिए। सप्तमांश कुंडली देखना सीख जाइए, आप ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं है, वहाँ पर कोई संशय नहीं रहता है। नवांश ये सब चीज़ें सिर्फ इसके महत्व को बताने के लिए बता रहा हूँ। डे टू डे लाइफ में की प्रैक्टिस में ये सब चीज़ें आती हैं, देखने को मिलता है, और अक्सर मैं लगभग सबका प्रयोग करता ही हूँ। कोई ऐसी कुंडली नहीं है जिसका प्रयोग अभी तक नहीं किया हूँ 16 वर्ग में, लगभग सबका प्रयोग करता हूँ। सभी व्यक्ति के लिए नहीं करता हूँ, जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ करता हूँ। जैसे उनका संतान का प्रश्न आया तो नवांश कुंडली देख लिया, बाकी तो नवांश कुंडली, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, दशा भाव चल से काम चल रहा था। उनके प्रश्नों का कुछ विशेष ऐसा आया इस पर एकदम ठोक करके बोलना है, तुरंत सब वहाँ पहुँच गए जिसकी आवश्यकता है, और उससे विश्वास के साथ बात कर दी, शास्त्र की रक्षा हो। अपनी रक्षा की कोई ज़्यादा चिंता नहीं है। संसार में हजारों ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सत्य असत्य हो रही है, मेरी भी हो जाएगी तो कौन सी आपत्ति हो, लेकिन शास्त्र की मर्यादा का रक्षण होना चाहिए। मुद्दे की बात ये है, इसलिए सावधानी बरतता हूँ, मेरी प्रतिष्ठा बची रहे, मेरा मान सम्मान बढ़ जाए, ये सब मेरे खोपड़ी में नहीं चलता है, ये सबसे किनारे रहता हूँ। आगे नवांश कुंडली, आगे नवांश कुंडली। नवांश कुंडली से जीवन साथी का विचार किया जाता है, विवाह कब होगा वो विचार किया जाता है, और ग्रहों का बल कैसा है वो देखा जाता है। सभी पूर्वाचार्यों ने, लगभग सभी पूर्वाचार्यों ने नवांश को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। इन सब में लग्न कुंडली के बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई है तो नवांश कुंडली है। लग्न कुंडली राजा है तो नवांश कुंडली मंत्री,
ऐसा समझना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने तो नवांश कुंडली को लग्न कुंडली से भी श्रेष्ठ बताया है ग्रहों के बलाबल के मामले में। अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में कमजोर है, नवांश कुंडली में मजबूत है, तो उसको कमजोर मत समझिए, ऐसा पूर्वाचार्यों का स्पष्ट आदेश है। नवांश कुंडली में मजबूत है मतलब मजबूत मान के चलिए, उसको कमजोर मत मानिए। और लग्न कुंडली में मजबूत दिख रहा है, नवांश कुंडली में कमजोर है, तो उसको कमजोर मानिए। नवांश कुंडली आंतरिक बल है, नवांश कुंडली आंतरिक बल है, लग्न कुंडली बाहरी बल है। बाहर से कोई अच्छे कपड़े पहन करके, इंजेक्शन लगा करके, कुछ गोली दवा खा करके, कुछ नशे की पुड़िया फूक करके बलशाली दिखाने का नाटक करे, और कोई सही बलशाली व्यक्ति भिड़ जाए तो उससे परास्त हो जाए, पराजित हो जाए। ये सब सिस्टम कहाँ हो रहा है? लग्न कुंडली और नवांश कुंडली। नवांश कुंडली बाहर से कैसा भी दिखे, नवांश कुंडली में ग्रह मजबूत है, बाहर से कैसा भी कमजोर दिखे, तो जब मैदान में उतरेगा तो पछाड़ के ही आएगा। ठीक है, ये अंतर है। नवांश कुंडली मजबूत मतलब मजबूत, ठोस मजबूत है, उसमें ठोस मजबूत है। और अन्य में है तो मजबूती सिर्फ दिखने के लिए है, बाहर से, अंदर से नहीं। मजबूती केवल दिखने से है। ऐसा बहुत जगहों पर देखने को मिलता है। इधर लग्न कुंडली में लग्नेश जो है बड़ा अच्छा दिख रहा है, और नवांश कुंडली में कुछ गड़बड़ हो गया है, तो बाहर से तो दिखेगा कि व्यक्ति पूरा स्वस्थ है, लेकिन बात में बीमार पड़ जाएगा, थोड़ी सी बारिश हुई उसको सर्दी लग जाएगी। ये सब सिस्टम होता है। इसके बाद दशमांश कुंडली, बड़े कार्यों का विचार, आजीविका का विचार दशमांश कुंडली से करते हैं। द्वादशांश कुंडली से माता पिता का विचार करते हैं। षोडशांश कुंडली से वाहन के सुख दुख का विचार करते हैं, विशेष रूप से कोई ट्रांसपोर्ट का काम करता हो, है ना, या करना चाह रहा हो, तो षोडशांश कुंडली देखना चाहिए। कुछ केसेस ऐसे आते हैं, मुंबई का एक केस ऐसा आया था मेरे पास, वो जितना गाड़ी लेते थे उसका दुर्घटना ही हो जाता था। तो किसी से वो मेरे बारे में सुन के मेरे पास आए थे, तो उस समय षोडशांश कुंडली में उनका देखा। बहुत पुरानी समस्या है, बहुत समय से धन की कोई कमी तो नहीं है, 20-25 गाड़ियाँ जिसकी चल रही हैं, तो धन की क्या कमी है? कितने लोगों से दिखा चुके होंगे। मेरे पास कुछ विशेष के लिए आए हैं, तो मैं कुछ विशेष देखने के लिए षोडशांश कुंडली से विचार करके उनको जो उचित मार्ग था वो बताया, उससे उनका समाधान भी हुआ। तो इस प्रकार से ढूंढ कर पहुँचना है, स्वयं ही चिंतन करना है कि व्यक्ति मेरे पास क्यों आया है, अन्य किसी के पास क्यों नहीं गया, अभी तक कहाँ कहाँ क्या कर चुके हैं, उसकी हिस्ट्री स्वयं समझनी है। इसके बाद विंशांश कुंडली से उपासना का विचार किया जाता है। चतुर्विंशांश कुंडली से विद्या का विचार किया जाता है। सप्तविंशांश कुंडली से भी ग्रहों का बलाबल देखते हैं। त्रिंशांश कुंडली से अरिष्ट का विचार किया जाता है। त्रिंशांश कुंडली से व्यक्ति के मूल स्वभाव का भी पता लगता है। त्रिंशांश कुंडली से व्यक्ति की सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति का भी पता लगता है। विवाह शादी के लिए जब कुंडली मिलान के लिए आते हैं ना, कुंडलियाँ कुंडली मिलान में के समय, उस समय त्रिंशांश कुंडली भी मिलान किया जाता है। उस समय त्रिंशांश कुंडली की भी जरूरत पड़ती है। और मैं विवाह मिलान के लिए आया तो मैं त्रिंशांश कुंडली देखे बिना मिलान का फलादेश नहीं करता हूँ। जब शादी के लिए हाँ मुझे अपनी ओर से बोलना होता है तो बिना त्रिंशांश कुंडली देखे हाँ नहीं बोलता हूँ। त्रिंशांश कुंडली का वहाँ भी महत्व है। इसके बाद खवेदांश कुंडली से शुभाशुभ बातों का विचार करते हैं। अक्षय वेदांश कुंडली से भी लगभग, जैसे लग्न कुंडली से सब कुछ विचारा जाता है, वैसे अक्षय वेदांश से भी सब कुछ विचारा जाता है। और षष्ठ्यांश कुंडली से भी सब कुछ विचारा जाता है। इनमें भी षष्ठ्यांश कुंडली अक्षय वेदांश से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और षष्ठ्यांश कुंडली का भी मैं अक्सर प्रयोग करता हूँ, बहुत ज़्यादा। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए भी षष्ठ्यांश कुंडली का प्रयोग किया जाता है। शरीर की आकृति इत्यादि में भी षष्ठ्यांश बड़ा साथ देता है, बहुत साथ निभाता है व्यक्ति के अंग लक्षणों को पकड़ने में, शरीर की आकृति समझने में। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए मैं इसका षष्ठ्यांश का प्रयोग करता हूँ। तो मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रयोग अक्सर जो लगभग कुंडली में हो जाता है वो है लग्न कुंडली, होरा कुंडली, देशकांड कुंडली, सप्तमांश कुंडली, नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, त्रिंशांश कुंडली और षष्ठ्यांश कुंडली। इनका प्रयोग मैं अपने इसमें सबसे ज़्यादा करता हूँ। अक्सर हो जाता है, मतलब 10 कुंडलियाँ देखूंगा तो 7-8 कुंडलियों में इनमें से कोई न कोई आ जाएगा, ऐसा होता है। तो ये सब जो है डबल टिक वाली वर्ग हैं। ये सब जो भी नाम बताया मैं 7-8, वो डबल टिक वाले वर्ग हैं। अब इनका प्रयोग कैसे क्या करना है, षडवर्ग में कौन कौन से आते हैं, तो 16 वर्ग के नाम मैंने बता दिया। इसमें से षडवर्ग में कौन कौन से आते हैं, तो लग्न, होरा, देशकांड, नवमांश, द्वादशांश और त्रिंशांश। ये सभी 6 हो गए ना। लग्न,
होरा, दृष्टांत, नवमांश, द्वादशांश और त्रिंशांश, 6 हो गए। इन्हीं को षड वर्ग कहते हैं। षड मतलब 6 और वर्ग मतलब कुंडली, इन्हीं को षड वर्ग कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद सप्तवर्ग में सप्तमांश कुंडली आ जाता है। सप्तमांश कुंडली आप डाल दें तो सप्तवर्ग बन जाएगा। और फिर इसमें 3 और मिला दिया जाए, दशमांश, षोडशांश और षष्ठ्यांश, तो 10 वर्ग बन जाता है। 16 रखा जाए तो षोडश वर्ग हो जाता है। इससे सबसे पहले क्या देखते हैं, इन वर्ग कुंडलियों से सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं वर्गज बल। सबसे पहले देखते हैं वर्गज बल। वर्ग मतलब कुंडली, ज मतलब जन्म लेना, उत्पन्न, ज मतलब उत्पन्न, वर्गों से उत्पन्न बल, इसको कहते हैं वर्गज बल। तो जातक शास्त्र में षडबल ग्रहों के लिए 2 बल महत्वपूर्ण होता है, एक षडबल, दूसरा अष्टक वर्ग बल, वर्गज बल, और तीसरा अष्टक वर्ग बल। ये तीनों ही महत्वपूर्ण है, तीनों ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। कौन कौन से? षडबल, वर्गज बल, फिर अष्टक बल, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। उनमें भी 2 का ही ज्यादा महत्व है, विशेष रूप से 2 का ही ज्यादा महत्व है। कौन कौन से? षडबल और वर्गज बल। ग्रहों के लिए ये 2 विशेष महत्वपूर्ण है। भावों के लिए भी 2 विशेष महत्वपूर्ण है, एक तो भाव बल और दूसरा अष्टक वर्ग बल। अष्टक वर्ग बल ग्रहों की अपेक्षा भाव बल में ज्यादा काम करता है, ज्यादा अच्छे परिणाम देता है। तो भावों के लिए भी 2 बल देखा जाता है जातक शास्त्र में। जातक शास्त्र मतलब जिसमें जन्म कुंडली देख के फलादेश करते हैं, उस शास्त्र में कौन कौन सा बल? भाव बल और अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग सर्वाष्टक वर्ग बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि इस भाव को कितना नंबर मिला है। ठीक है जी। तो षडबल आप सॉफ्टवेयर से देख लेंगे, बना रहता है। इसमें भी संभवतः होगा, इधर है पता नहीं, पारासर में तो दिया है, मैं तो सामने रखता हूँ उसको, षडबल को। षडबल के बाद वर्गज बल के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ताजिक शास्त्र में षडबल वगैरह नहीं है। ताजिक शास्त्र में जहाँ वर्षफल बताया जाता है, वर्ष कुंडली बना करके हर साल अलग अलग कुंडली बनती है। जिस किसी भी व्यक्ति की, आप ही आएंगे तो हर साल अलग अलग कुंडली बनेगी। 2025 का फलादेश करने के लिए अलग कुंडली, 2025 की वर्ष कुंडली बनेगी। 2026 का फलादेश करना है तो 2026 की वर्ष कुंडली बनेगी। 27 का करना है 2027 की वर्ष कुंडली बनेगी। उसमें वर्ष कुंडली से फलादेश किया जाता है, उसको ताजिक शास्त्र कहते हैं। उसमें षडबल वगैरह नहीं है। उसमें ग्रहों का बल देखने के लिए या तो द्वादश वर्ग का प्रयोग करते हैं या पंचवर्ग का प्रयोग करते हैं। वर्गज बल ही देखा जाता है वहां पर। तो कहने का ये बता क्यों रहा हूं, वर्गज बल का महत्व कितना है, वर्गज बल कितने काम का है। ताजिक शास्त्र में तो षडबल भी छोड़ दिया पर वर्गज बल को नहीं छोड़ा, उसको पकड़े रहा। वर्गज बल का कितना महत्व है वो बताने के लिए बता रहा। ठीक है। तो वर्गज बल कैसे देखेंगे? कोई भी ग्रह लग्न में भी अपनी राशि में या अपने उच्च राशि में, अपनी मित्र राशि में चला गया, होरा कुंडली में भी वैसा ही हो गया, ज्येष्ठान कुंडली में भी वैसा हो गया, सप्तमांश में भी वैसा ही हो गया, 6 वर्गों में वैसा हो गया या 7 वर्गों में वैसा हो गया तो उसको बल अधिक मिलेगा। ठीक है। मान लीजिए षडवर्ग देख रहे हैं तो उन 6 वर्गों में सभी ग्रहों के नाम लिखेंगे, कौन सा ग्रह किस किस ग्रह की राशि में है। और इसको बनाने के लिए ज़्यादा अच्छा उपयुक्त होता है कि पंचधा मैत्री का प्रयोग किया जाए। कौन सा ग्रह मित्र राशि में है, कौन सा ग्रह अधिमित्र की राशि में है, कौन सा ग्रह अपनी राशि में है, कौन सा ग्रह अपने उच्च राशि में है। ये चारों बलवान होते हैं, बाकी सारे कमजोर होते हैं। तो उसमें देखेंगे कुंडली में बनाने के लिए भी ये सब रहता है, कुंडली में सब बनाने के लिए भी रहता है, भरने के लिए भी रहता है। अब भरने वालों को देखता हूँ कुछ भी अनशन भर देते हैं, कुछ भी नंबर डाल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कुछ लोग खाली छोड़ देते हैं। चलो खाली छोड़ देते हैं, उनसे तो मुझे शिकायत नहीं है, चलो भाई नहीं जानते हैं, उन्होंने गलत नहीं भरा तो वो प्रशंसा का ही पात्र है। तो वो कुछ भी, इनको क्या पता चल रहा है सोच करके। अब वो ये नहीं है कि कभी कुंडली मेरे पास भी आ सकती है या किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के पास भी जा सकती है, तो वो सब नहीं। वहाँ पर वर्गज बल ही लिखा जाता है, वर्गज बल ही भरा जाता है। उसमें लिखा रहता है पाप वर्ग शुभ वर्ग, पता ही नहीं है पाप वर्ग शुभ वर्ग क्या है। जितने भावों में ग्रह कमजोर राशियों में है, शत्रु राशि, शत्रु के राशि में, नीच राशि में, वो सभी पाप वर्ग में हो जाएंगे। जितने में वो शुभ में है वो सब शुभ हो जाएंगे। शुभ मतलब अपनी राशि में, मित्र की राशि में, अधिमित्र की राशि में, उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में। इसमें भी 4 ही महत्व के हैं।
मित्र राशि, अधिमित्र राशि, स्वराशि, उच्च राशि, ये 4 ही महत्व के हैं। अब कभी ऐसा हो जाए उसमें कि उच्च राशि वाला जो उसका वो है नंबर है वो शत्रु में चला जाए, अधिशत्रु में चला जाए, तो उच्च में ही मानेंगे उसको, बलवान ही मानेंगे। सम में हो तो खराब नहीं मानेंगे, अशुभ ही मानेंगे। ये सब वहाँ पर नियम है, उसको दिमाग में रखे और तैयार करना चाहिए। षडवर्ग जब देखेंगे तो षडवर्गज बल तैयार करेंगे, सप्तवर्ग, षडवर्गज कोष्ठक बोलते हैं, वो तैयार करेंगे। सप्तवर्ग कुंडली जब बनाएंगे तो उसमें सप्तवर्गज बल या सप्तवर्गीय कोष्ठकम ऐसा कुंडली की पुस्तकों में बना रहता है। वहाँ पर उनके नाम लिखेंगे, ग्रहों के नंबर लिखेंगे, वो कहीं तो मैं दिखा दूंगा खोज करके, इन कुंडली की पुस्तकों में रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तैयार करेंगे। अब उसका प्रयोग कैसे है देखिए, यहाँ नाम लिखा हुआ है। मान लीजिए हम षडवर्ग देख रहे हैं और कोई ग्रह 2 वर्गों में बलवान है, एक में बलवान है तो कोई ज्यादा मतलब का नहीं, 2 वर्गों में बलवान है तो उसकी संज्ञा हो जाती है किंसुक। 3 वर्गों में बलवान है, मान लीजिए लग्न कुंडली, होरा कुंडली, देशकांड कुंडली, तीनों में उच्च राशि में अथवा स्वराशि मित्र राशि में है, तीनों में बलवान हो गया तो उसकी संज्ञा हो जाएगी व्यंजन। 4 वर्गों में बलवान है तो उसकी संज्ञा हो जाएगी चामर। 5 वर्गों में बलवान है तो उसकी संज्ञा हो जाएगी छत्र। 6 वर्गों में बलवान है तो उसकी संज्ञा हो जाएगी कुंडल। इन सब के फल भी बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में लिखे हैं, होरा शास्त्र ग्रंथों में इनके फल भी मिलते हैं। सप्तवर्ग में सप्तवर्ग आपने बनाया है तो ये 6 प्रकार का बल तो वही रहता है। 7वें वर्ग में कोई बलवान होता है तो उसकी मुकुट संज्ञा हो जाती है। 10 वर्ग में संज्ञाएं देखते हैं। 2 वर्गों में बलवान होगा 10 वर्ग वाली कुंडली में तो उसकी संज्ञा हो जाएगी पारिजात। कहीं कहीं पर लिखा रहता है ग्रह पारिजात वर्ग में हो तो ऐसा ऐसा फल है, अब पते नहीं है कि पारिजात क्या है तो ढूंढते रहते हैं। 3 वर्गों में बलवान होता है तो उत्तम। 4 वर्गों में बलवान होता है तो गोपुर। कई जगहों पर, जहाँ तक पारिजात में कई जगहों पर आया गोपुरांश में हो, फिर वो ढूंढते रहेंगे गोपुरांश किधर है, किस अंश को गोपुर कहते हैं। ठीक है, 5 वर्गों में बलवान हो तो सिंहासन। 6 वर्गों में बलवान हो तो पारावत। ये गोपुरांश पारावतांश तो बहुत मिलता है सुनने को जातक शास्त्रों में। 7 वर्गों में हो तो देवलोक, 8 वर्गों में हो तो ब्रह्मलोक, 9 वर्गों में हो तो ऐरावत, 10 वर्गों में बलवान हो तो श्रीधाम, उस ग्रह की संज्ञा हो जाती है। फिर 16 वर्गों में देखिए, 2 वर्गों में बलवान होगा तो उसको भेदक कहेंगे, 3 वर्गों में बलवान होगा तो कुसुम कहेंगे, 4 वर्गों में बलवान होगा तो नागपुष्प कहेंगे, 5 वर्गों में बलवान होगा तो कंदुक कहेंगे, 6 वर्गों में बलवान होगा तो केरल कहेंगे, 7 वर्गों में बलवान होगा तो कल्पवृक्ष कहेंगे, 8 वर्गों में बलवान होगा तो चंदनवन कहेंगे, 9 वर्गों में बलवान होगा तो पूर्णचंद्र कहेंगे, 10 वर्गों में बलवान होगा तो उच्चैः श्रवा, 11 वर्गों में बलवान होगा तो धन्वंतरी कहेंगे, 12 वर्गों में बलवान होगा तो सूर्यकांत कहेंगे, 13 वर्गों में बलवान होगा तो विद्रुम कहेंगे, 14 वर्गों में बलवान होगा तो इंद्र सिंहासन कहेंगे, 15 वर्गों में बलवान होगा तो गौलोक कहेंगे, और 16वें वर्ग में यदि कोई ग्रह बलवान है तो उसकी श्री वल्लभ संज्ञा हो जाती है। उस पर आप कोई भी बड़ा दांव खेल सकते हैं, वो ग्रह कभी आपको पीछे नहीं कदम हटाने देगा, ये उस ग्रह का सामर्थ्य है। तो बलवान ग्रह पर ही कोई भी दांव खेलना चाहिए। ठीक है, फिर अब आगे नवांश की उपयोगिता के संबंध में तो मैं बहुत सारी बातें बोल चुका हूँ, इसको पढ़ देता हूँ। ठीक है, सभी वर्ग कुंडलियों में नवांश सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विंशोपक बल में भी जन्म कुंडली के बाद सबसे महत्वपूर्ण नवांश ही है। विंशोपक बल के आनयन में लग्न कुंडली के बाद सबसे अधिक अंक नवांश कुंडली को ही दिए जाते हैं। ग्रहों का विंशोपक बल निकाला जाता है, बृहत्पाराशर में दिया है विंशोपक बल। ठीक है, उसमें 20 में से कितना बल मिला है ग्रहों को, ये साधन करते हैं विंशोपक बल में 20 में से कितना मिला है। षडबल के अलावा विंशोपक बल का भी बहुत जगहों पर महत्व है जातक शास्त्रों में। जन्म कुंडली और नवांश कुंडली को देखकर ही आप ग्रह के शुभाशुभत्व का सही आकलन कर सकते हैं। ज्योतिषीय ग्रंथ जैसे बृहत्पाराशर होरा शास्त्र, जातक पारिजात, चंद्रकला नाड़ी, बृहद जातक इत्यादि में नवांश कुंडली के उपयोग कई स्थानों पर वर्णित हैं। ठीक है जी। अब सूत्र बता रहे हैं। सबसे पहला सूत्र देखिए, कुंडली के विश्लेषण के लिए 16 वर्गों का ही उपयोग करना चाहिए। पंक्तियों पर गौर करिएगा। यदि समय का अभाव हो तो 10 वर्ग देख लेना चाहिए। यदि यह भी कठिन लगे तो सप्तवर्ग विचार करना चाहिए। इसमें भी कठिनाई हो तो षडवर्गों का विचार तो करना ही चाहिए। यदि यह भी संभव न हो तो कम से कम नवांश कुंडली का विचार अपरिहार्य रूप से करना ही चाहिए। नवांश कुंडली का विचार किए बिना कभी भी फलादेश नहीं करना चाहिए। मैं कभी भी नवांश कुंडली के बिना फलादेश नहीं करता।
ठीक है, दे दो चाहे 8 ग्राम, रखो अपनी धरती समान। तो कम से कम नवांश कुंडली तो देखिए, ठीक है। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज से ले न सका, वो काम नहीं करना है। अब विचार तो करना चाहिए तो तभी से चल रहा है, पर कैसे करना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले कह रहे हैं नवांश कुंडली का विचार भी लग्नवत, नवांश कुंडली से भी लग्नवत सभी बातों का विचार करना चाहिए। जैसे लग्न कुंडली से करते हैं सभी बातों का, वैसे नवांश कुंडली से भी कर सकते हैं सभी बातों का विचार। ये पहली बात है। दूसरी बात, लग्न नवांश राशि के अनुसार जातक के शरीर का आकार होता है। बृहद जातकम में आया है, लग्न नवांशप तुल्य तनु स्यात्। व्यक्ति का शरीर कैसा होगा, जैसा लग्न का नवांशेष होगा वैसा। अब ये है कौन, टेक्निकल शब्द हो गया, ऊपर ऊपर निकलता है, कुछ करना नहीं। नवांश कुंडली खोलिए, देखिए लग्न में कौन सी राशि है, कन्या। तो कन्या और बुध, इनके अनुसार ही व्यक्ति का स्वरूप होगा। लग्न के नवांश के पति, लग्न नवांशप, लग्न का नवांश पति बुध, बुध के अनुसार स्वरूप होगा। ठीक है, तो बुध का स्वरूप कैसा है, बुध दुर्वा दल के समान, कुछ पीले रंग के दुर्वा दल होते हैं, देखे हैं आप, चमकता हुआ। तो देदीप्यमान चेहरा होगा, गोल चेहरा होगा, चेहरे में शरीर में लालिमा नहीं होगी, पीलापन होगा। ये बुध का स्वरूप है। बच्चा है तो नटखट वाली आदतें होंगी, हरकतें जो है बच्चों वाली होंगी। अधिक उम्र होने पर भी हास्य प्रिय होगा, बहुत ज़्यादा ऊंची हाइट नहीं होगी। बच्चा है ना, अभी 16 वर्ष का है, बहुत ज़्यादा ऊंची हाइट नहीं होगी, बहुत ज़्यादा स्थूलकाय नहीं होगा। ये सभी हैं, और विस्तार से बृहद जातक में देख लीजिए, अन्य ग्रंथों में। हाँ, एक विद्वान ने बता दिया, वाक पित्त कफ तीनों प्रकृति होगी। ठीक है, ये सभी चीज़ें बहुत आराम से बता सकते हैं। सबसे अच्छा ये होता है कि लग्न की राशि, नवांश की राशि दोनों को देखिए और अन्य चीज़ों को बताइए। जैसे उसमें है ना हर्ष और दीर्घ, कन्या हर्ष राशि है कि दीर्घ राशि है, कन्या हर्ष राशि है कि दीर्घ राशि है, राशि सिर भूल गए, कन्या कब से दीर्घ हो गया। हाँ, देखिए मैं बताता हूँ। कन्या कद, हाँ दीर्घ बोल रहे हैं आप तो। नीचे क्या लिखा है, नीचे की लाइन पढ़िए, मिथुन कर्क कन्या तुला धनु कुंभ एवं मीन को मध्यम कद। नीचे की लाइन पढ़िए, पेज नंबर 60। जब कद का विचार करना होता है तो कन्या वाले को मध्यम कद ही बोलते हैं। ठीक है, वो बस दिखने में आभासी रूप से लंबे होते हैं, वास्तव में लंबे नहीं होते हैं। ठीक है, हो गया। इस प्रकार से नवांश कुंडली खोलिए, व्यक्ति क्या हाइट कैसा है बता सकते हैं। और ठीक प्रकार से ऑब्जर्वेशन आपका हो तो आप फीट और इंच में भी हाइट बता सकते हैं। यदि आपका ऑब्जर्वेशन ठीक प्रकार से है, समाज में आपने ठीक प्रकार से ऑब्जर्व किया है। आज के समय में मेष लग्न के मेष नवांश के व्यक्ति की हाइट कितनी होती है, मेष लग्न के वृष नवांश के व्यक्ति की हाइट कितनी होती है, मेष लग्न के मिथुन नवांश के व्यक्ति की हाइट कितनी होती है, इन सब बातों पर आपका ठीक से ऑब्जर्वेशन हो तो आप फिट और इंच भी बता सकते हैं। इंच आपका बहुत होगा तो 1 इंच आगे पीछे होगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लग्न चंद्र नवांश राशि के अनुसार जातक के स्वरूप का रंग होता है, व्यक्ति गोरा है कि काला है। तो उसमें किसको देखते हैं, नवांश कुंडली में चंद्रमा किस राशि में है, उस राशि का जैसा वर्ण होगा वैसा जातक का वर्ण होगा। ठीक है, इससे तो हाइट बता दिए, व्यक्ति की हाइट कैसी है, व्यक्ति मोटा होगा, दुबला पतला होगा, कैसा होगा, हृष्ट पुष्ट होगा, ये तो बता दिए। व्यक्ति का स्वरूप कैसा होगा, उसके लिए नवांश कुंडली में चंद्रमा किस राशि में है ये देखते हैं। चंद्र नवांश राशि के अनुसार जातक का रंग होगा। एक उदाहरण यहाँ ले ही लेता हूँ, क्यों, सही रहेगा। बोलिए,
नहीं, नवांश कुंडली बोलिए, सीधा राशि बोलिए। मिथुन। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। सूर्य मिथुन राशि में। सूर्य लग्न में है क्या? केतु भी यहाँ यही है। जी। चंद्रमा? चंद्रमा द्वादश भाव। मंगल? सप्तम। बुध? पंचम। गुरु? पंचम। शुक्र? तृतीय। शनि? षष्ठ। राहु? सप्तम। केतु लग्न में हो गए। ठीक है, देखिए मिथुन राशि है लग्न में, तो देख लीजिए मिथुन राशि भी मध्यम वर्ग में ही आता है। मिथुन राशि छोटे में ही होगा, है ना, हाइट ज़्यादा नहीं होगी। मिथुन राशि है मध्यम वर्ग में ही आता है, उसमें सार्वजनिक जाकर देख लीजिए। ठीक है, और मिथुन राशि थोड़ा सांवला भी है और अपने आप में मस्त रहने वाला है। ये सब चीज़ें होंगी। स्वरूप देख लीजिए, वृष राशि में है। वृष तो गोरा होता है, वर्ण है ना उसमें, राशियों का वर्ण, तो गोरे वर्ण का है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से बोलिए। मैं तो नहीं देखा हूँ ना उस व्यक्ति को, आप ही लोग देख रहे हैं। आगे सारावली के अनुसार चंद्र राशि हमारे स्वभाव को दर्शाती है, परंतु जिस नवांश में चंद्रमा है उसका स्वामी अर्थात चंद्र नवांश यदि अधिक बली हो तो जातक का स्वभाव चंद्र नवांश राशि के अनुसार जानना चाहिए। लग्न कुंडली में चंद्रमा की राशि देखते हैं, उसी को जन्म राशि बोलते हैं, उसके अनुसार जातक का स्वभाव बताते हैं। यदि वो राशि का स्वामी बहुत कमजोर है तो नवांश कुंडली में देखेंगे। नवांश कुंडली में मान लीजिए, इसी कुंडली में मान लीजिए जो भी व्यक्ति की ये कुंडली है, नवांश कुंडली हो, नवांश कुंडली लिख देता हूँ। लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी बहुत कमजोर है, तो हम नवांश कुंडली में पहुंच जाएंगे और देखेंगे नवांश कुंडली वृष राशि में है, चंद्रमा वृष राशि में, नवांश कुंडली में, तो वृष राशि का जो भी स्वभाव लक्षण है वो सब उस व्यक्ति के जीवन में घटित होता है। ऐसा सारावली का मत है। चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठा तो मजबूत है ना, वो कहाँ कमजोर हुआ? उसका स्वामी कमजोर हो तब की बात है। मान लीजिए शुक्र की राशि में बैठा हो लग्न कुंडली में, शुक्र अस्त हो गया हो, नीच का हो गया हो, पाप कर्तरी योग में पड़ गया हो, इन सब समस्याओं के समय बता रहे हैं। आगे, यदि ग्रह जन्म कुंडली में निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो अथवा नीच राशि या अस्त राशि में हो, परंतु नवांश में यदि बली हो तो उसको बलवान ही समझा जाता है। ये बात पहले से बता चुका हूँ। लग्न कुंडली में भले कमजोर दिखे पर नवांश कुंडली में यदि वो बलवान है तो बलवान ही रहेगा, उसको बलवान ही माने। जो भी समस्याएं आएंगी वो बस ऊपर ऊपर रहेंगी, वो अंदर तक उस व्यक्ति को उजाड़ नहीं पाएंगे, अंदर तक उसको नष्ट नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल इसमें जितने नियम लिखे हैं ना, उस पर आप आंख बंद करके दांव खेल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, विजय ही होनी है। ये सभी सब परीक्षित प्रमाणित वाले हैं। इन सब नियमों को कई बार जीवन में हजारों बार, सैकड़ों बार परीक्षित करके ही यहाँ लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद यदि ग्रह जन्म कुंडली में निर्बल हो, ये तो बता दिया ना। अस्त ग्रह यदि नवांश कुंडली में सूर्य से 2 भाव आगे स्थित हो तो वह अस्त ग्रह भी फल देने में सक्षम हो जाता है। अस्त ग्रह के बारे में पीछे में कई सारी बातें बोल चुका हूँ कि बुद्धि, व्यक्ति की बुद्धि जड़वत हो जाती है ना, 3 से ज़्यादा अस्त हो ग्रह तो कई सारी बातें बता चुका हूँ। और अस्त ग्रह अपने दशाकाल में रोग जरूर देता है अपना, जैसे बातें बता चुका हूँ। अस्त ग्रह के बारे में आप कुछ भी स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसके पहले देख लीजिए नवांश कुंडली। यदि नवांश कुंडली में वो सूर्य से 2 घर आ गया, मान लीजिए शुक्र लग्न कुंडली में अस्त है, लेकिन यहाँ पर तो सूर्य से आगे है ना 2 घर, सूर्य से यहाँ भी है तो भी उसका अस्तफल में कमी आ जाएगी। ये नवांश कुंडली की विशेषता है। और कोई भी ग्रह यदि मित्र अथवा सौम्य ग्रह के नवांश में हो, उच्च नवांश में हो या अपने नवांश में हो तो उस ग्रह का शुभ फल अवश्य मिलता है। नवांश कुंडली में बलवान उच्चादिगत ग्रह केंद्र त्रिकोण में हो तो उत्तम फल, 2, 3, 6, 11 भाव में हो तो मध्यम फल और 8, 12 भाव में हो तो सामान्य फल देते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे नवांश कुंडली में बलवान ग्रह और उच्च आदि राशियों में बैठे हुए ग्रह केंद्र त्रिकोण में ही बैठे हुए हों तो उनका फल बहुत अच्छा होता है। 2, 3, 6, 11 भाव में हो तो उनका मध्यम फल होता है और 8, 12 में हो तो उनका सामान्य फल होता है, लेकिन फल कभी नष्ट नहीं होता है। जैसे चंद्रमा उच्च राशि में बैठा है, अपना फल देगा। यही चंद्रमा केंद्र में या त्रिकोण में बैठता
तो ज़्यादा अच्छा फल देता है। यहाँ चला गया फिर भी फल देगा, फल उसका नष्ट नहीं हुआ है, अच्छा फल, सामान्य अच्छा फल देगा। ये नवांश कुंडली की विशेषता है। लग्न कुंडली में इसके शुभ फल में बहुत कमी आ जाती है, नवांश कुंडली में ऐसा नहीं। इसके बाद कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में जिस राशि में है, यदि वह ग्रह नवांश कुंडली में भी उसी राशि में बैठ जाए तो उसको वर्गोत्तमी कहते हैं। वर्गोत्तमी ग्रह भी बहुत अच्छा फल देता है, ठीक है। जैसे इसमें मान लीजिए सूर्य बैठा है मिथुन राशि में, लग्न कुंडली में भी यदि वो मिथुन में है और नवांश कुंडली में भी मिथुन में है तो सूर्य को वर्गोत्तमी कहेंगे। वर्गोत्तमी ग्रह अपना अच्छा फल देता है। वर्गों में उत्तम, दो वर्ग देख रहे हैं, दोनों में अच्छा है, दोनों में समान राशि में, तो उसका फल अच्छा हो जाता है। सर समान राशि में हो या फिर भाव में? समान राशि में हो, समान राशि में हो। कुंभ राशि में सूर्य होता है तो उस व्यक्ति को पिता का सुख बहुत कम मिलता है, ऐसा नियम है। अब नवांश कुंडली में भी यदि कुंभ राशि में होगा तो कुंभ राशि की अशुभता में बहुत कमी आ जाएगी, ठीक है। कुंभ राशि की जो अशुभता थी वो बहुत कम हो जाएगी। आगे बढ़िए। हाँ, शुभ राशि में वर्गोत्तम ग्रह शुभ फल देते हैं, अशुभ राशि में अशुभ फल देते हैं, ठीक है। आगे क्रूर राशि में वर्गोत्तम ग्रह संघर्षों के बाद शुभ परिणाम देते हैं। क्रूर राशि मतलब क्रूर ग्रहों की राशि, मंगल की राशि, सूर्य की राशि। वर्गोत्तम ग्रह का भी शुभ फल पूरा नष्ट नहीं हो रहा है, अशुभ फल देता है पर अंत में जाकर शुभ भी दे देता है। अशुभ फल केवल संघर्ष कराएगा, काम नहीं बिगाड़ेगा। अशुभ फल जो मिलता है तो अशुभ फल केवल संघर्ष कराता है, काम नहीं बिगाड़ता है, ठीक है। आगे सर्वार्थ चिंतामणि के अनुसार, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण नियम बता रहा हूं। सर्वार्थ चिंतामणि के अनुसार चतुर्थेश का नवांशेष यदि लग्न कुंडली में केंद्रगत हो तो ऐसे जातक को घर संपदा का सुख अवश्य प्राप्त होता है। लोग आकर के आपको पूछेंगे हमारा घर कब बनेगा, जमीन का विवाद चल रहा है, पहले घर का सुख है कि नहीं वो देख लिया जाए, फिर कब बनेगा सुख तो सेकेंडरी प्रश्न है। वो भले आकर पूछ रहा हो घर कब बनेगा, पर हमको पहले क्या देखना है, पहले इसको देखा जाए घर का सुख है कि नहीं, तब ना बनेगा पर विचार होगा, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, तो कह रहे हैं कि चतुर्थेश का नवांशेष, यानी हमको दोनों चाहिए, लग्न कुंडली भी और नवांश कुंडली भी। कैसे बनाऊं? अच्छा यहाँ पर बना सकता हूँ, दिख रहा है ना, फ्रेम में आ रहा है कि नहीं? बहुत लोग कंप्लेन करते हैं लग्न कुंडली बताइए, इधर लग्न कुंडली दे देता हूँ, अभी इसका अभ्यास यही करा देता हूँ, नहीं तो ये तो घुमाने वाला है। मेष लगना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद 13 है ही नहीं, हमारा गाना इधर अधूरा ही रह जाता है। मंगल प्रथम भाव में है, वाह क्या बात है। आगे शनि चतुर्थ भाव में है, माता का सुख गया, माता से दूर रहना पड़ेगा। और षष्ठम भाव में सूर्य, षष्ठम भाव में सूर्य है, केतु भी यही है, मेंटली परेशान रहेगा। और बृहस्पति चंद्र बुध सप्तम भाव में, बृहस्पति चंद्र बुध सप्तम भाव में, चंद्रमा भी और बुध भी, बहुत अच्छी बात है, पति ज्यादा बात नहीं मानते। और शुक्र, हाँ शुक्र कहाँ अष्टम में, हाँ, शुगर से बचना पड़ेगा। और राहु द्वादश भाव में राहु, नींद अच्छे से नहीं आएगी। और केतु इधर वही है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हो गया ना। सभी ग्रहों के भाव फल भी बोल दिया था, आप ध्यान दिए कि नहीं दिए पता नहीं। किधर चलना था, इधर हमको चाहिए चतुर्थेश का नवांशेष। पहले देखेंगे चतुर्थेश कौन है, कौन है चतुर्थेश? चंद्रमा। 4 दिखा है, कर्क राशि चंद्रमा, चंद्रमा को आकर यहाँ ढूंढेंगे किधर है, वृष राशि में। किस ग्रह की राशि में है? शुक्र की राशि में। तो इस कुंडली में चतुर्थेश का नवांशेष हो गया शुक्र। चतुर्थेश जिस ग्रह की राशि में है नवांश कुंडली में, उसका स्वामी। नवांश कुंडली में चतुर्थेश जिस ग्रह की राशि में है उसका स्वामी, उसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में चतुर्थेश का नवांशेष। मिल गए। अब आगे क्या कह रहे हैं कि चतुर्थेश का नवांशेष यदि लग्न कुंडली में केंद्रगत हो, वापस इसको पकड़ के ले आइए, यहाँ शुक्र किधर है, यदि लग्न केंद्र में हो तो कैसा होगा, घर संपदा का सुख जरूर होगा।
लेकिन यदि वो त्रिक भाव में हो गया 6 में 8 में या 12 में तो क्या होगा? हानि। घर संपदा के सुख की हानि हो जाएगी। व्यक्ति कैसे अपना घर बनाएगा? अब ये बात बोलने से पहले मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा। लग्न स्पष्ट कितना डिग्री है? 8 12 29 8 अंश 12 कला। हाँ, लग्न है 8 12 29 और शुक्र कितना है? शुक्र 4 25 8 गया 4 25 है ना, वही बैठा है, अष्टम में ही है, सप्तम 9 में नहीं गया। घर का सुख नहीं है। अपना घर बना करके समय की बर्बादी करना बेकार है। घर बनाएगा पर रहेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट हो गया। इस प्रकार से देख सकते हैं चतुर्थेश का नवांशेष वापस रखने को दोनों होना चाहिए। पहले इधर चतुर्थेश देखिए, यहाँ पर उसका नवांशेष देखिए, फिर वापस आकर देखिए इधर 6 8 12 में है, घर का सुख नहीं है। केंद्र में है, अच्छा सुख है। त्रिकोण में है तो मध्यम स्तर का है। ठीक है, इसमें पिता के द्वारा जो बनाई गई संपत्ति वो प्राप्त होगी, उसका संयुक्त परिवार में होगा तो रह सकता है, अकेले दे दिया जाएगा तो नहीं रह पाएगा। यानी खुद के पैसों से नहीं बनेगा। खुद के पैसों से नहीं बनाएगा। पिता के बनाए हुए घर में भी संयुक्त परिवार के रूप में रहेगा तो रह सकता है। यदि उसको अकेला बांट करके दे दिया जाए तो उसको बेच देगा या नष्ट कर देगा, उसका सुख लंबे समय तक प्राप्त नहीं कर सकता है। साल 2 साल रह लिया, बाद में बेच दिया तो 1 साल रहेगा, उसको थोड़ी काउंट करूंगा मैं। 60 साल की आयु में 1 साल अपने घर में, अपने पिताजी के घर में रह लिया। संयुक्त परिवार में तो व्यक्ति अपने केवल अपने भाग्य से थोड़ी जीता है, सबके भाग्य से जीता है। आगे बढ़िए, कहाँ चल रहे थे हम लोग? हाँ, सर्वार्थ चिंतामणि। ये बहुत काम का नियम है, बहुत ज्यादा काम का। घर बनेगा कि नहीं तो बहुत प्रश्न आते हैं। ठीक है, वैसे इसके पास जगह जमीन होगा पर्याप्त मात्रा में, जिसकी भी कुंडली। ठीक है, अपना घर का सुख नहीं होगा, चाहे कारण जो भी हो। चलिए आगे चलते हैं। किधर चल रहे थे हम लोग? सर्वार्थ चिंतामणि का। हाँ, यदि किसी भावेश का नवांशेष लग्न कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण में बलवान होकर स्थित हो तो उस भाव के फल अवश्य मिलते हैं। यदि किसी भावेश का नवांश अधिपति लग्न कुंडली में निर्बल होकर त्रिक भाव में हो तो निश्चय ही उस भाव के फल में कमी आएगी। जिस प्रकार चौथे घर को देखा उसी प्रकार अन्य घरों को भी देखना चाहिए। जिस प्रकार चौथे घर को देखा उस प्रकार अन्य घरों को भी देखना चाहिए। उस चीज का सुख है कि नहीं, भाई बहनों का सुख है कि नहीं, पूछ सकते हैं कोई आकर के। तृतीयश को पकड़ेंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। कौन है तृतीयश? बुध। यहाँ पहुंच जाइए, किसके है राशि में? शुक्र की राशि में है। तो तृतीयश का नवांशेष कौन हुआ? शुक्र। फिर वापस अष्टम में आ जाइए। हो गया काम। 6 8 12 में चला गया, भाई वाली उसको भगा देंगे। कहाँ उसको पिता घर में रहवा रहे हैं? कहाँ उसको पिता घर में रहवा रहे हैं? संभव ही नहीं है उस पिता के घर में रहे। फिर मान लीजिए माता का सुख पूछता, फिर वही चौथे गड़बड़ हो गया। पिता का मान लीजिए पूछता हो तो दशम भाव को देखेंगे, कौन है चतुर्थे? दशमेश शनि। शनि का नवांशेष कौन है? मंगल। दशमेश का नवांशेष मंगल। वापस यहाँ आइए, किधर है? पिता का सुख होगा, फुल सपोर्ट पिता की ओर से, फुल सपोर्ट। वो घर छोड़ के जाएगा, पिताजी कहेंगे चलो हम भी तुम्हारे साथ रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, छोड़ो इनको। ठीक है, पिता की ओर से फुल सपोर्ट। सूर्य है इधर, ठीक है, पिता स्वस्थ रहेंगे लेकिन पूरा सपोर्ट होगा, कोई दिक्कत की बात। एक बार फिर से बताइए, वो शनि दशमेश, दशम भाव से पिता के विचार करते हैं। दशम भाव का स्वामी शनि। 10 लिखा है ना, 10 मतलब मकर, मकर मतलब शनि। इधर आइए, किधर है शनि? 8 में, मंगल के उसमें। तो दशमेश का नवांशेष कौन हुआ? मंगल। इधर लग्न केंद्र में है और शुक्र ही है। मंगल का डिग्री भी बता दीजिए, थोड़ा और कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ। कितनी डिग्री है मंगल की? मंगल है 29 16। ओह, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 29 16 में है ना, 15 और 8 23। चला गया दूसरे घर में, कमी आ गई थोड़ी सी। लग्न में रहता तो ज्यादा बात बनती, लग्न में रहता ज्यादा बात बनती। पिताजी का सपोर्ट होगा पर खुल के सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे, इसका सपोर्ट करूँ कि नहीं करूँ। पता चला बाकी बच्चे भी इसके चक्कर में छोड़ के चले गए।
कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, तो बिना वो देखे फिर गड़बड़ होता है। देखिए कितना अंतर आ गया महादेव तुरंत भर में, आ गया कि नहीं, ये समस्या है। पिताजी का फुल सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, खास करके सरेआम पब्लिकली समाज के बीच में अंदर अंदर से ही थोड़ा बहुत सपोर्ट रहेगा। मंगल अपनी राशि में है, इस वजह से ऐसी बात है ना। आगे कहाँ चल रहे थे हम लोग? हाँ, लग्न नवांशेष अच्छी राशि में हो तो अच्छी पत्नी मिलती है, और नीचादि राशियों में हो तो अधम पत्नी मिलती है। फिर वही डब्बा ड्रम वाला मामला होता है। लग्न नवांशेष, इधर देखिए, लग्न नवांशेष कौन है? बुध। लग्न नवांशेष मतलब नवांश कुंडली के लग्न का स्वामी। उसको ढूंढिए किस राशि में है? मित्र की राशि में है। बुध का मित्र है शुक्र, शुक्र की राशि, मित्र की राशि में। कोई चिंता की ज्यादा बात नहीं है। ऊपर से त्रिकोण में भी है, कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छी पत्नी मिलेगी, बुरी पत्नी नहीं मिलेगी। यही बात स्त्रियों की कुंडली में भी देख सकते हैं। जीवन साथी कैसा मिलेगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा। ठीक है, कई घरों में उपद्रव देखते रहते हैं, देखने सुनने को मिलता है। पत्नी अच्छी है तो पति उपद्रव बचा रहा है, पति अच्छा है तो पत्नी उपद्रव बचा रही है। ये सब चीज़ें देख लेनी चाहिए। कुंडली मिलान के लिए जब आता है, अच्छे व्यक्ति को अच्छे व्यक्ति से मिलाना चाहिए। ठीक है, बुरे को बुरे से मिलाना चाहिए, दोनों एक दूसरे को लोट ले लेंगे। आगे अब सबसे ज्यादा प्रश्न आता है शादी कब होगी। उसमें भी ये नियम बहुत काम का है। 70% से ज्यादा एक्यूरेसी है इसकी। ज्योतिष में सबसे मुश्किल काम होता है शादी का उम्र बताना और आयु बताना। ज्योतिष में सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, सबसे मुश्किल इन्हीं दोनों में आता है। आजकल प्रपंच बहुत बढ़ गया है इस कारण से, पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल होता है, क्योंकि आजकल प्रपंच बहुत बढ़ गया है इस कारण से। उसमें भी ये जो सूत्र अभी आप पढ़ रहे हैं उसमें 70% से ज्यादा एक्यूरेसी होती है। तो लग्न नवांशेष नवांश कुंडली में किसी को नहीं देखना, सीधा सीधा नवांश कुंडलियों को देखना है। लग्न का स्वामी कौन है? बुध। पकड़ लीजिए कि वो किधर बैठा है, त्रिकोण भाव में बैठा है। बस केंद्र में होता तो 23 से 26 वर्ष की उम्र में शादी हो गई होती। त्रिकोण में है तो 27 से 31 वर्ष के बीच में शादी हो, 27 वर्ष के बाद शादी हो, 27 में, 28 में, 29 में, जब भी मिलान कर लीजिए दशा से, दशा से मिलान कर लीजिए। जब सप्तमेश की दशा अंतर दशा आ रही हो, शुक्र की आ रही हो, उस समय शादी हो जाएगी। त्रिषटाय में जब हो तो 19 से 22 वर्ष के उम्र में शादी होती है। और जब 2, 8, 12 में हो, अनिष्ट होकर के हो, तो 32 वर्ष के बाद या बहुत विलंब से या शायद ही शादी होती है। ठीक है, इस प्रकार से शादी की उम्र नमाज को देख करके बता दिए किस उम्र में शादी होगी। और ज्यादा एक्यूरेसी के लिए लग्न कुंडली से मिलान कर लीजिए, और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए गोचर से मिलान कर लीजिए, और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए वर्ष कुंडली से मिलान कर लीजिए। ठीक है, एक्यूरेसी तो आ ही जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आ जाती है। थोड़ा परिश्रम लगता है अलग अलग। लोगों को क्या लगता है, ऐसे देखे बस सब हमको पता लग गया, ऐसा नहीं। उम्र का उम्र कौन सा उम्र? आयु आयु की बात कहाँ की है? आयु निर्धारण सिलेबस में कहीं नहीं है। आयु निर्धारण पूरी कुंडली में कहीं नहीं है। इधर बहुत सामान्य रूप से अष्टम भाव वाला जब आएगा तब बताऊंगा, बहुत सामान्य रूप से अष्टम भाव वाला जब आएगा तब बताऊंगा, जो ज्यादा चलता है प्रयोग में जो है। ठीक है, ध्यान रहे उक्त नियम लग्न नवांशेष के अकेले या शुभ ग्रहों के साथ स्थित रहने पर ही सत्य होते हैं। इसको भी याद रखना है। लग्न नवांशेष यदि अकेला हो और शुभ ग्रह के साथ हो तभी यह नियम सत्य सत्य घटित होगा, और नहीं तो सत्य सत्य घटित नहीं होगा। यहाँ पर तो खैर शुभ ग्रह के साथ है, गुरु के साथ है ना, शुभ ग्रहों के साथ है। पापक ग्रहों के साथ होने पर बात ऊपर नीचे, वो नियम को घटने नहीं देता है ना, वो तो भंग करने आया है, काम को गड़बड़ करने आया है। दोनों के साथ दोनों में तो कोई एक ही बलवान होगा ना, दोनों में से कोई एक ही बलवान होगा, फिर वो किस पार्टी का है ये भी देखेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर तो चलिए ये है, तो कोई तीसरा ग्रह होता तो बुध तो मित्र की राशि में है, गुरु थोड़ी मित्र की राशि में है। अब यहाँ मान लीजिए शुक्र होगा तो बुध और शुक्र तो एक पार्टी को हो जाएंगे। शुक्र की अपनी राशि हो गई, बुध मित्र राशि हो गई, बेचारा गुरु अकेला पड़ जाता।
इस प्रकार से चिंतन करेंगे, फिर षड्वर्ग भी थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, कौन वहाँ मेन रोल निभा रहा है, किंग मेकर कौन है, इधर किंग मेकर कौन है, देख लेंगे। आगे किधर चल रहे थे, लग्न नवांशेष पापक ग्रहों की युति के साथ किसी भी भाव में स्थित हो तो वह विवाह में अप्रत्याशित विलंब कराता ही है, चाहे केंद्र में हो, चाहे त्रिकोण में हो, चाहे किधर भी हो। पापक ग्रहों के साथ यदि लग्न नवांशेष पड़ गया, कितनी देरी होगी नहीं कह सकते। ठीक है, लग्न नवांशेष अष्टम भाव में हो तो स्त्री की मृत्यु शीघ्र होती है, अष्टम में तो नहीं है। यदि लग्न नवांशेष सूर्य, राहु या मंगल के साथ हो तो रोग, दाह या विपत्ति के कारण पत्नी की मृत्यु होती है। पत्नी मतलब जीवन साथी समझिए। लग्न नवांशेष चंद्रमा के साथ हो तो पत्नी प्रायः चंचला होती है। लग्न नवांशेष शुक्र के साथ हो तो स्त्री कामुक होती है। नवांश कुंडली में पंचम स्थान पर जितने ग्रहों की दृष्टि हो उसके बराबर, या नवांश कुंडली में पंचमस्थ राशि संख्या के बराबर, या पंचमेश की नवांश राशि संख्या के बराबर संततियां होती हैं। मिलान कर लीजिए, नवांश कुंडली में पंचम स्थान पर कितने ग्रहों की दृष्टि है, देख लीजिए। सूर्य की दृष्टि तो बता चुका हूँ, अभ्यास किया कि नहीं पता, सूर्य की तो नहीं पड़ रही है, चंद्रमा की भी नहीं पड़ रही है, मंगल की नहीं पड़ रही है, बुध तो यहाँ बैठा ही है, गुरु की नहीं पड़ रही है, गुरु यहीं बैठा है, शुक्र की नहीं पड़ रही है, शनि की नहीं पड़ रही है, किसी की दृष्टि नहीं है। दृष्टि हाँ, अब यही लोग बताएंगे, पश्यन्ति सत्वम सर्वे शनि पूजा पुनः त्रिकोण चतुरष्टम, या दृष्टि वाले वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, सभी ग्रह सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ कोई ग्रह बैठा होता तो इसको पूर्ण दृष्टि से देखता, और यहाँ कोई ग्रह नहीं है। ठीक है, 3 ग्रहों की विशेष दृष्टि होती है। शनि 3 10 पूर्ण दृष्टि से देखता है, शनि यहाँ बैठा है 1 2 3 यहाँ देख रहा है, 4 5 6 7 सप्तम में तो पूर्ण दृष्टि होती है सबकी, तो शनि की भी यहाँ भी देख रहा है, 8 9 10 शनि को 3 जगह पर मिल जाता है, 3 और 10 में विशेष दृष्टि, सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि, तो यहाँ भी देखा, इधर तो नहीं देखा। मंगल को भी विशेष दृष्टि मिला है, चौथे और 8वें में, सप्तम में तो है ही, तो मंगल से 7वां ये, यहाँ तो मंगल देख ही रहा है, चौथा ये है, यहाँ भी देख रहा है, ये 7 है तो 8 होगा, यहाँ भी देख रहा है। इस प्रकार से गुरु 5 9 और 7, गुरु यहाँ बैठा है, पंचम यहाँ, सप्तम यहाँ, 8 9 9 यहाँ, तीनों जगह पर बृहस्पति देख रहा है, तो विशेष दृष्टि इन्हीं 3 ग्रहों के पास है, शनि मंगल और गुरु। अन्य ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि से तो कोई देख नहीं रहा है, विशेष दृष्टि वाले ऐसे हैं कि यहाँ तक उनकी दृष्टि पहुँच नहीं रही। ठीक है, तो पंचम स्थान पर जितने ग्रहों की दृष्टि हो उतने संतान होते हैं, वो तो नहीं घटित हुआ। अथवा नवांश कुंडली में पंचमस्थ राशि की संख्या, नवांश कुंडली में पंचम भाव में सप्तम 7 लिखा है, 7 संतान तो आजकल किसको होते हैं। अथवा पंचमेश की नवांश राशि की संख्या के बराबर, पंचमेश है सूर्य, उसकी नवांश राशि है 3, उसकी संख्या के बराबर संतान होंगे, तो 3 संतान बोल सकते हैं। वो घटित होता हुआ दिख रहा है, तो संभव होता हुआ दिख रहा है, तो जो संभव होता हुआ दिखे उसको बताना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आज आप लोगों ने षोडश वर्ग पढ़ा, षड्वर्ग पढ़ा, सप्तवर्ग पढ़ा, 10 वर्ग पढ़ा, उनकी संज्ञाएं पढ़ी, है ना, और उन सब का क्या प्रयोग है वह भी पढ़ा। मान लीजिए कोई 10 20 50 100 बच्चे आ जाएंगे, इन सब में कौन टॉप करेगा, तो उतने ग्रुप में हम षोडश वर्ग देखेंगे, जिसका ग्रह षोडश वर्ग में बलवान होगा और अच्छी दशा चल रही है वो टॉप करेगा, ग्रह बलवान और दशा खराब चल रही है कैसे टॉप करेगा। ठीक है, बड़े बड़े फलादेश भी किए जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बशर्ते जरूरत है उन चीज़ों को सही तरीके से अप्लाई करने की। और ये सब जो हल्ला करते हैं ना कि बस ये देखे और ब्रह्म ज्ञान मिल गया, वैसा कुछ नहीं होता है। कुंडली देखने के लिए प्रॉपर पर्याप्त समय चाहिए, जो समय नहीं देते हैं उनका काम नहीं हो सकता है, और मेरे पास तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। कोई भी आते हैं मैं 8-10 दिन का समय मांगता हूँ, 8-10 दिन नहीं लगता है, लगता तो 2-3 घंटा ही है, पर मुद्दे की बात है कि 2-3 घंटा लगातार टाइम कब मिलेगा रेगुलर। थोड़ा सा आज देखा, थोड़ा कल देखा, थोड़ा अगले दिन देखा, जब प्रॉपर देख लिया तब फिर उनको मैसेज करते हैं या फ़ोन करते हैं, कोई देख लिया बात हो सकती है, देखे ही नहीं है तो क्या बात होगी बिना देखे।
और ये सब बहुत बिना मतलब की बात है कि देखते ही ब्रह्म ज्ञान, ऐसा कुछ नहीं। ज्योतिष में सारा कुछ जो माजरा है बहुत ठोस चिंतन का माजरा है, बहुत सारे गणित का मामला है, बहुत सारे सिद्धांतों का, सूत्रों का, नियमों का मामला है। अभी आज के वीडियो से ही समझ में आ गया होगा। इसमें ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बताने के बाद भी कंफ्यूज हो गए लोग। छोटी छोटी बातों में कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसी स्थिति में कैसे देखते ही ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ पुष्ट नियमों से चलता है। तो आज की कक्षा यहाँ समाप्त हो रही है। आज षोडश वर्ग इत्यादि संबंधित कक्षा थी, कल 14वें दिन की कक्षा है, उस पर भी हम लोग भावों पर बात करेंगे और जन्म लग्न पर बात करेंगे। कल की कक्षा थोड़ी फलादेश वाली है, कुछ मामलों में तो कठिन होगी, कुछ मामलों में सरल भी होगी। तो मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में, संभवतः कल या अगली बार जब भी हो। तब तक आप लोग इसी प्रकार से अनवरत जो सिलसिला चल रहा है अध्ययन का, उससे जुड़िए। अन्य जो इच्छुक लोग हैं उनको जोड़िए, अधिक से अधिक अभ्यास करिए और संस्थान की उन्नति में अपने स्तर पर जो आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है उसके लिए ज़रूर आगे आइए। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।